दोस्तों आज इस वीडियो में आपको 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2024 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े हुए कौन कौन से आदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। यदि आपने पिछले सप्ताह में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो देखकर पूरे सप्ताह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं पहली और बड़ी खबर। दिवाली बोनस का भुगतान रेलवे कर्मचारियों के लिए ताज़ा अपडेट। दोस्तों जैसे जैसे त्यौहार का सीजन पास में आता जा रहा है, सरकारी कर्मचारी बोनस को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। तो इसी को बीच ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए 13 सितंबर 2024 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है। पत्र के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि पत्र में क्या मांग उठाई गई है, कर्मचारियों को कितना बोनस मिलना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप देख सकते हैं कि लेटर आपके सामने है। सब्जेक्ट देख सकते हैं, 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार उत्पादकता बोनस का भुगतान किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। हालांकि 6ठे वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 78 दिन का बोनस जो कि 17,951 रुपये बनता है वो दिया जा रहा है। यह निश्चित तौर पर रेल कर्मचारियों के साथ में अन्याय है। वर्ष 2019, 20 और 21 में कोरोना महामारी के दौरान अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों ने जान के डर से घर पर काम किया और ना ही वो ड्यूटी आए, लेकिन भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी के रूप में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस ने अपनी जान देकर दिन रात काम किया है और रेल विभाग की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जो लंबे समय से लंबित थी। तो ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो लाइन ब्लॉक न होने के कारण 150 वर्षों से रुकी हुई हैं। ऐसे मेहनत कशों को 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह वेतन गणना के अनुसार 78 दिनों का बोनस जो कि 46,159 रुपये बनता है वो उन्हें दिया जाना चाहिए। अतः श्रीमान जी, इंडियन रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन आपसे निवेदन करता है कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान देकर दिन रात काम करने वाले इंजीनियर विभाग की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार उत्पादकता बोनस का भुगतान करने की कृपा करें। तो ये एक बड़ी मांग उठाई गई है कि अब रेलवे कर्मचारियों को 17,951 रुपये के बजाय 46,159 रुपये का बोनस दिया जाए जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगा। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक। भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश हुआ जारी, इन लाखों सरकारी कर्मचारियों की हो गई है मौत। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी सरकार की ओर से ये आस लगाए देख रहे हैं कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश कब जारी किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब वो आंदोलन की राह पकड़ने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक इसका इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। झारखंड में 6ठे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 230% मिलता है, जिसके बाद अब सरकार ने इसे 9% बढ़ाकर 239% करने का फैसला किया है। इसके अलावा शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीरों के परिवारों को झारखंड पुलिस की तरह सम्मान देने का फैसला भी राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब इंतजार है कि कब उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। कि चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ सकता है ओपीएस का मुद्दा। दोस्तों जब से केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है, पेंशन एक बड़ा मुद्दा फिर से बनता दिख रहा है और पेंशन सभी के लिए टेंशन पैदा कर सकता है। तो किस तरीके से चुनाव में
पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। और यदि आपके अनुसार भी चुनाव में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक रैली के दौरान ये कहा गया था और उन्होंने ये साफ कहा था कि जब से सरकार के द्वारा यूपीएस को लागू किया गया है, कर्मचारियों के द्वारा इसका स्वागत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ऐलान किया गया था उसके संबंध में हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो बात कही गई थी कि जब से केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस के बदले यूपीएस को लागू करने का ऐलान किया गया है, विपक्षी दल चुप हो गए हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव में पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। तो खबर के अनुसार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। सरकारी कर्मचारी वर्ग की ओर से उठाए जा रहे इस मुद्दे को न केवल कर्मचारी बल्कि उनके पारिवारिक सदस्य हाथों हाथ ले रहे हैं। चुनाव के दौरान हुए एक सर्वे में ये स्पष्ट तौर पर सामने आया कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। हरियाणा के लोगों से जब पूछा गया कि कौन कौन से मुद्दे चुनाव में प्रभावी रहेंगे तो 11% लोगों का जवाब था कि पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव में एक जबरदस्त तरीके से हावी रहेगा और ये चुनावों को प्रभावित करेगा। इस सर्वे में 25% लोगों ने माना कि सीएम का चेहरा महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले एनपीएस के बदले कर्मचारियों को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ दिया है, उसके बावजूद भी पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के लगभग 11% लोगों ने यह माना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। हरियाणा में करीब 3 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 40,000 हरियाणा निवासी कर्मचारी हैं जो कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में और अर्धसैनिक बलों में नियुक्त हैं, जिन पर नई पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन अब वो ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। एक कर्मचारी के परिवार में औसतन मतदाताओं के हिसाब से कुल वोटरों की संख्या लगभग 15 लाख से ज़्यादा बनती है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा में कर्मचारियों का 15,000 से ज़्यादा वोट है, जो विधानसभा चुनाव में हार जीत के परिणाम को तय करने के लिए काफ़ी है। तो ये साफ हो चुका है कि ओपीएस एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा में कई विपक्षी दल ये ऐलान कर चुके हैं कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, यूपीएस और एनपीएस को ख़त्म किया जाएगा। हालांकि यूपीएस अभी तक राज्य सरकारों के द्वारा अपनाई नहीं गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐलान कर चुकी हैं कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो कर्मचारियों के लिए हर हालत में ओपीएस को लागू किया जाएगा। तो आपके अनुसार क्या होने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। महत्वपूर्ण ताजा अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए और खबर यहाँ पर जुड़ी हुई है पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने से। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है और उनके द्वारा ये साफ कहा गया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। खबर के अनुसार शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी सत्ता आते ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय कोरोना था, इसी वजह से इस योजना को लागू नहीं कर सके थे। यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे रविवार को अहमदनगर जिले के सिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई सालों से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार भी कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आजीवन लोगों की सेवा करते हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन न मिलने पर उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा
कि उनकी सरकार आने पर पहले ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा। पटोले ने आगे कहा कि पुरानी पेंशन भाजपा के कार्यकाल में ख़त्म की गई थी, लेकिन भाजपा वाले झूठा प्रचार करते हैं और कहते हैं कि यह योजना कांग्रेस ने ख़त्म की। उन्होंने आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल के दौरान इस योजना को लागू नहीं होने दिया। अब वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए इस योजना को लागू करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को लागू कर चुकी है और महाराष्ट्र के साथ साथ कई अन्य राज्यों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, एकदम अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। 8वें वेतन आयोग के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्या है ये पूरी खबर, ये जानने के लिए भी आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू कर दी है और कर्मचारियों की मांग पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी भी हो रही है। और संभावना ये है कि नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो सरकार एक बार फिर से दबाव में आकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान नए साल से पहले कर सकती है। क्योंकि हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारियों को वह महंगाई भत्ता उनके बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाएगा और इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो बचा हुआ डीए है वो नए वेतन आयोग यानी कि नए वेतन के आधार पर कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के भी चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं तो वह क्यों बुराई लें। इसी उद्देश्य की वजह से अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। वो पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। यह बात सच भी साबित हुई क्योंकि चुनाव के परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। तो इसी की वजह से अब सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होने की उम्मीद है उसके बारे में भी। तो 8वें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा किया था और अब कर्मचारियों की ये मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए, जिसका फ़ायदा कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि 6ठे वेतन आयोग के बाद में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तो वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना किया गया था। तो अब यहाँ पर उस फिटमेंट फैक्टर में 1.92 बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये बढ़कर 3.68 हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी में भी होगा। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना कर देती है तो कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 34,560 रुपये हो जाएगी और इसकी वजह से कर्मचारियों की जो न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये है वो बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा जंप होगा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में। हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, लेकिन समय बहुत कम बचा है क्योंकि अब 2 साल से कम का समय यहाँ पर बचा है।
तो सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। और जैसे कि खबरें यहाँ पर हैं कि नए साल से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है और खबर के अनुसार अब यहाँ पर CISF की कैंटीन से आम जनता भी सामान खरीद सकेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और क्यों सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें आप लास्ट तक। तो खबर के अनुसार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने आम जनता के जीवन को आसान बनाने और आम जनता के हित में एक नया काम शुरू किया है। CISF ने अपने केंद्रीय पुलिस कल्याण स्टोर यानी कि कैंटीन से आम जनता को घरेलू सामान उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आम जनता को भी जवानों की तरह सभी सामानों पर छूट मिलेगी और फिलहाल इसकी शुरुआत मणिपुर से की जा रही है। ये कहा गया है कि जवानों के लिए फिलहाल 21 केंद्रीय पुलिस कल्याण स्टोर पहले से चल रहे हैं। आम जनता इन स्टोर पर जाकर अपने लिए जरूरी सामान ले सकती है। इन 21 कैंटीनों के अलावा स्थानीय लोगों के लिए 16 नए आउटलेट भी खोले गए हैं और यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर शुरू की गई है। जल्द ही इसे दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। CISF ने इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर एक नया सहायक स्टोर भी शुरू किया है, जिसका उद्घाटन 17 सितंबर को CISF के DIG के द्वारा किया गया है और इस शुरुआत से आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। इस पहल से स्थानीय लोगों को बहुत कम दामों पर जरूरी सामान मिलने से काफ़ी फायदा होगा। अभी तक CISF के स्टोर सिर्फ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध थे, लेकिन अब बल के सभी 37 केंद्रीय पुलिस कल्याण स्टोर और आउटलेट मणिपुर की आम जनता के लिए भी खोल दिए गए हैं। तो जिस तरह जवानों को CISF आउटलेट पर खरीदारी पर छूट मिलती थी, उसी तरह आम जनता को भी छूट मिलेगी और फिलहाल यह बताया गया है कि हर उत्पाद पर 50% की छूट मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इन आउटलेट से उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होती है, यानी गुणवत्ता बहुत अच्छी होने के बावजूद भी कीमत काफ़ी कम होती है। तो इसका उद्देश्य आम जनता को दैनिक जीवन और घरेलू उत्पादों की वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है CISF के द्वारा कि अब आम जनता के लिए भी CISF के कैंटीन खोल दिए गए हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत मणिपुर से की गई है और आगे आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी इस सुविधा को लागू किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है सभी सैन्य कर्मियों के लिए, जैसे कि सरकार के द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन के तहत तीसरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी कर दिया है और उसकी पेंशन टेबल्स भी जारी कर दी गई हैं। ये काम समय पर हो, इसके लिए भी सरकार के द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पेंशनर्स को जल्द से जल्द इसका भुगतान हो, इसको ध्यान में रखकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज के द्वारा एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट परिपत्र जारी किया गया है। ये जारी हुआ है 13 सितंबर 2024 को। इसके अनुसार 1 रैंक 1 पेंशन की जो प्रक्रिया है उसे सही तरीके से और समय पर पूरा करने के लिए सभी ऑफिसर्स और कर्मचारियों को अब शनिवार और रविवार को भी काम करने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन 3 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 14 सितंबर 2024 शनिवार, 15 सितंबर 2024 रविवार, 21 सितंबर 2024 शनिवार, 22 सितंबर 2019 रविवार, 28 सितंबर 2024 शनिवार एवं 29 सितंबर 2024 रविवार को कार्यालय के IT&S विंग स्वीकृति तकनीकी अनुभाग सभी स्पर्श अनुदान एवं डाटा अपडेशन प्रकोष्ठ को खोलने का आदेश दिया गया है। अतः सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संदर्भ में सूचित करें एवं सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। तो ये काम समय पर हो, इसके लिए वीकेंड्स पर भी अधिकारियों और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि यदि जल्द से जल्द सारा काम हो जाता है तो पेंशनर्स को भी इस महीने से ही उनकी नई पेंशन यानी कि OROP 3 के तहत जो रिवाइज्ड पेंशन है उसका भुगतान किया जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट
लाखों पेंशनर्स के लिए कि जल्द ही उन्हें वन रैंक वन पेंशन के तहत अगली पेंशन बढ़ोतरी का भुगतान कर दिया जाएगा और एरियर है उसे वो भी फायदेमंद जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। खबर फिलहाल झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए है। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट के बैठक में 36 फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें 2 फैसले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े हुए थे। शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया। त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मौज हो जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और पेंशन भोगियों के पुनरीक्षित वेतनमान में वृद्धि करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन धारकों को इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। झारखंड की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में महंगाई राहत की दरों में वृद्धि कर दी गई है और पहले महंगाई भत्ता 230% मिल रहा था, उसे 9% बढ़ाकर 239% कर दिया गया। यानी कि अब पेंशन भोगियों को 239% की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। वहीं पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी करने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगी। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 16% बढ़ाकर 443% कर दिया है। पहले जहां राज्य कर्मचारियों को 427% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, अब वो 16% बढ़कर 443% हो गया है। तो ये राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई बड़ी और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। और जैसे कि आपको बता दिया गया है कि दिवाली पर लाखों रेलवे कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी, बोनस में होगा 28,200 रुपये का इजाफा। क्या ये खबर है? क्या सच में ही इतनी बढ़ोतरी होने वाली है? इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जी न्यूज़ के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यहाँ पर जुड़ी हुई कर्मचारियों के दिवाली बोनस से। तो खबर के अनुसार अगर आप खुद रेलवे में नौकरी करते हैं या फिर आपके परिवार का कोई भी मेंबर रेलवे में है तो यह खबर आपके काम की है। जी हाँ, रेलवे कर्मचारियों के एक ग्रुप ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बोनस की कैलकुलेशन 6ठे वेतन आयोग की बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर करने की गुजारिश की है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ यानी कि IREF के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि मौजूदा बोनस 6ठे वेतन आयोग के नियमानुसार न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये महीने के हिसाब से है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। यह रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है। यहाँ तक खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। उसके बाद में उन्होंने आगे कहा कि 7,000 रुपये मिनिमम सैलरी के आधार पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की कैलकुलेशन करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कई IREF मेंबर ने कहा कि कोविड महामारी में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेनों का आवागमन सुनिश्चित किया। तिमाही रिपोर्ट से यह साफ है कि उसके बाद रेलवे की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से कोविड के दौरान सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छूट बंद करने का रेलवे के प्रॉफिट पर भी असर पड़ा है। उसके बाद में उन्होंने ये मांग की कि सरकारी निर्देशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर PLB बोनस मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा भुगतान 7,000 रुपये के आधार पर केवल 17,951 रुपये किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता रेलवे में 1 जनवरी 2024 रुपये है, 16% बढ़ाकर 78 दिन का 17,951 पहले जहां राज्य कर्मचारियों को बहुत कम है। बढ़ती महंगाई के बीच की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 18,000 की बेसिक सैलरी के हिसाब से
तो ये 78 दिन राज्य का सरकार बोनस के लाखों कर्मचारियों और 46,159 रुपये को होता राज्य है। सरकार के द्वारा दी गई बड़ी तो सौगात है। कैसे होगा कर्मचारियों को जानकारी पसंद आई तो 28,200 वीडियो को रुपये का लाइक और फायदा, ये शेयर भी कर जान दें, चैनल लीजिए सब्सक्राइब कर और कि बेल आइकन अगर प्रेस कर लें, ऑल सरकार की नोटिफिकेशन तरफ ऑन से कर दें, जिससे 7वें हर वेतन एक आयोग के फायदेमंद अनुसार जानकारी 78 आप दिन का सबसे बोनस देने का पहले देख फैसला पाएंगे। किया जाता है। तो हर कर्मचारी को कम से कम 28,208 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि 18,000 रुपये के हिसाब से 78 दिन का बोनस बनता है 46,159 रुपये, और उसमें से जब मौजूदा 17,991 बोनस है वो निकाल देते हैं तो कर्मचारी को 28,208 रुपये का सीधा फायदा होगा। रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय रेलवे कर्मचारी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग की सैलरी के अनुसार की जाए। इससे आने वाले त्यौहार को खुशी से मनाया जा सकेगा और रेलवे को ऑपरेट करने और मेंटेनेंस में अपना अहम योगदान कर्मचारियों के द्वारा जारी रहेगा। तो क्या सच में ही आपके बोनस में, यानी कि कर्मचारियों के बोनस में इतनी बढ़ोतरी होने वाली है? 28,208 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कर्मचारियों ने ये बड़ी मांग कर दी है कि अब उन्हें 7वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये के हिसाब से बोनस का भुगतान किया जाए, और जो 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से बोनस दिया जा रहा है 7,000 रुपये बेसिक सैलरी के हिसाब से, जो कि नाकाफ़ी है और ये नियमों के अनुसार भी नहीं है। तो कर्मचारियों की ये बड़ी मांग, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर लें। हर एक यूजफुल और फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन नोट ऑन कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।